आज हमारे सामने एक दिलचस्प सवाल है। एक कंपनी सिर्फ नियमों का पालन करने से आगे बढ़कर सच में सुरक्षित कैसे बनती है? मेरा मतलब है सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हकीकत में। और इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अनोखा जरिया है। ये है EHS यानी पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा के इंटरव्यू के लिए तैयार की गई 200 सवालों और जवाबों की एक गाइड। अब ये सिर्फ नौकरी के सवाल जवाब नहीं, ये उन छिपे हुए सिद्धांतों और सोचने के तरीकों को उजागर करते हैं जो एक औसत कंपनी को दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक बनाते हैं। तो चलिए इस गाइड के जरिए उन बड़े आइडियाज को निकालते हैं। तो शुरू करते सबसे बुनियादी बात से। EHS ये शब्द सुनने में बहुत भारी भरकम और कॉर्पोरेट लगता है। अगर इसे किसी आम इंसान को समझाना हो तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? क्या ये सिर्फ नियमों की एक मोटी सी किताब है या कुछ और? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, नियम तो इसका एक हिस्सा है, लेकिन EHS असल में सोचने का एक तरीका है। सोचने का तरीका? हाँ, ये अपने आप में एक पूरी फील्ड है जिसका मकसद सिर्फ 2 चीजों पे टिका है। पहला, इंसानों को काम पर सुरक्षित रखना, और दूसरा, हमारे पर्यावरण को नुकसान से बचाना। ये सिर्फ हेलमेट पहनने या कचरा सही जगह फेंकने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर उस चीज की पहचान करता है जिससे नुकसान हो सकता है और फिर उसे रोकने के तरीके ढूंढता है। ठीक है, तो चलिए इसके E यानी एनवायरनमेंट, पर्यावरण वाले हिस्से को पहले समझते हैं। जब कोई कंपनी कहती है कि वो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कर रही है, तो उसका असल में मतलब क्या होता है? मोटे तौर पर इसमें 4 चीजें आती हैं। प्रदूषण को रोकना, हाँ, कचरे को सही ढंग से मैनेज करना, पानी और बिजली जैसे संसाधनों को बचाना, और जो भी सरकारी नियम कानून है उनका पालन करना। अच्छा। और जब हम कचरा प्रबंधन की बात करते हैं तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया है जिसे कचरा प्रबंधन का पदानुक्रम या हायरार्की ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। एक मिनट, कचरे से निपटने का भी कोई पिरामिड होता है? ये तो सुनना ही नया है। बिल्कुल, इसे एक पिरामिड की तरह समझिए, जहाँ सबसे अच्छी चीज सबसे ऊपर है और सबसे बुरी सबसे नीचे। ओके। इस पिरामिड में सबसे ऊपर यानी सबसे पसंदीदा विकल्प है रोकथाम, प्रिवेंशन, मतलब कचरा पैदा ही ना होने दिया जाए। हाँ। उसके बाद आता है कमी यानी मिनिमाइजेशन, फिर आता है दोबारा इस्तेमाल, रीयूज, फिर रिसाइकलिंग। उसके बाद एनर्जी रिकवरी यानी कचरे से बिजली बनाना, और सबसे आखिरी सबसे बुरा विकल्प है निपटान, डिस्पोजल, मतलब उसे बस ले जाकर कहीं फेंक देना। तो लक्ष्य हमेशा पिरामिड के ऊपरी हिस्से में रहना होता है? एग्जैक्टली। ये तो कमाल का नजरिया है। जैसे अगर कोई कॉफी शॉप ग्राहकों को अपना कप लाने के लिए डिस्काउंट दे, तो वो डिस्पोजेबल कप वाले कचरे को रोक रही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बजाय इसके कि बाद में उन कपों को रिसाइकिल करने की चिंता करे। यही इसका असली मतलब है। और प्रदूषण के मामले में भी स्रोत में एक और जरूरी फर्क बताया गया है, पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स प्रदूषण। हाँ, ये मैंने पढ़ा था। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? बहुत आसान है। पॉइंट सोर्स प्रदूषण वो है जिसका स्रोत आप उंगली रखकर बता सकते हैं। जैसे किसी फैक्ट्री का एक पाइप जिससे गंदा पानी नदी में जा रहा है। इसे पकड़ना और रोकना आसान होता है। ठीक है। लेकिन नॉन पॉइंट सोर्स प्रदूषण फैला हुआ होता है। जैसे खेती वाले खेतों से बारिश का पानी बहकर आता है जिसमें खाद और कीटनाशक मिले होते हैं। अच्छा। इसका कोई एक स्रोत नहीं होता, इसलिए इसे नियंत्रित करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और आजकल 2 शब्द बहुत सुनाई देते हैं, कार्बन फुटप्रिंट और सर्कुलर इकोनॉमी। गाइड इन्हें कैसे समझाती है? कार्बन फुटप्रिंट तो सीधा सा हिसाब है कि कोई व्यक्ति, कंपनी या प्रोडक्ट अपने पूरे जीवन काल में कितनी ग्रीन हाउस गैसें हवा में छोड़ता है। लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी का आइडिया ज्यादा बड़ा और कह सकते हैं क्रांतिकारी है। ये उस पुराने मॉडल को तोड़ता है जिसमें हम कहते थे बनाओ, इस्तेमाल करो, फेंको। राइट, टेक मेक वेस्ट मॉडल। हाँ। सर्कुलर इकोनॉमी कहती है बनाओ, इस्तेमाल करो, फिर से इस्तेमाल करो, मरम्मत करो और फिर रिसाइकिल करो। तो ये प्रकृति से प्रेरणा लेता है, जहां कुछ भी बेकार नहीं जाता। बिल्कुल। और यहीं से हम EHS के H और S यानी स्वास्थ्य और सुरक्षा वाले हिस्से में आते हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा कनेक्शन है। सोचिए, अगर सर्कुलर इकोनॉमी के तहत कोई कंपनी एक जहरीली केमिकल का इस्तेमाल ही बंद कर दे और उसकी जगह कोई सुरक्षित विकल्प अपना ले, तो उसने न सिर्फ पर्यावरण को उस जहरीले कचरे से बचाया, बल्कि अपने कर्मचारियों के लिए भी एक बहुत बड़े खतरे को जड़ से खत्म कर दिया। तो चलिए इसी पर आगे बात करते हैं।
जब हम कर्मचारियों की सुरक्षा की बात करते हैं तो दो शब्द हैं जिनमें लोग अक्सर उलझ जाते हैं। खतरा मतलब हैजर्ड और जोखिम यानी रिस्क। हाँ, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। गाइड इन दोनों के बीच के फर्क को कैसे साफ करती है? देखिए, ये अंतर समझना सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक है। खतरा कोई भी ऐसी चीज है जिसमें नुकसान पहुंचाने की ताकत है। जैसे जमीन पर पड़ा गीला फर्श, एक खुली हुई बिजली की तार या कोई केमिकल। ये नुकसान का एक स्रोत है। ठीक है, जैसे कि एक शेर। हाँ, शेर एक खतरा है। बिल्कुल। अब जोखिम यानी रिस्क इस बात की संभावना और गंभीरता है कि उस खतरे से आपको कितना नुकसान हो सकता है। अच्छा। अगर शेर पिंजरे में बंद है तो खतरा तो है, लेकिन आपके लिए जोखिम बहुत कम है। लेकिन अगर वही शेर आपके सामने खुला खड़ा है तो खतरा वही है, पर जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो सुरक्षा का सारा खेल खतरे को पहचानने और फिर जोखिम को कम करने का है। एग्जैक्टली। ये परिभाषा तो समझ आई, लेकिन क्या फैक्ट्री के फ्लोर पर काम करते हुए कोई सच में इस अंतर के बारे में सोचता है? व्यावहारिक रूप से शायद लोग इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें, लेकिन सुरक्षा के पीछे की पूरी सोच इसी पर आधारित है। और इसी से जुड़ा है इस गाइड का शायद सबसे शक्तिशाली आइडिया, नियंत्रणों का पदानुक्रम या हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स। हाँ, इसके बारे में मैंने पढ़ा था, और सच कहूं तो ये तो सुरक्षा के बारे में हमारी पूरी सोच को ही उल्टा कर देता है। कैसे? हम आमतौर पर सुरक्षा का मतलब हेलमेट, ग्लव्स और सेफ्टी जूते समझते हैं, लेकिन ये गाइड कह रही है कि वो सबसे कमजोर, सबसे आखिरी उपाय है। एकदम सही। ये एक उल्टा पिरामिड है जो सबसे असरदार तरीके से लेकर सबसे कम असरदार तरीके तक जाता है। तो सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर और सबसे असरदार है उन्मूलन, एलिमिनेशन, यानी खतरे को पूरी तरह से खत्म कर दो। अगर कोई खतरनाक मशीन है तो उस काम को करने का कोई ऐसा तरीका ढूंढो जिसमें उस मशीन की जरूरत ही ना पड़े। मतलब अगर शेर से खतरा है तो शेर को ही हटा दो। बिल्कुल। दूसरा है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, यानी खतरनाक चीज को किसी कम खतरनाक चीज से बदल दो। जैसे कोई केमिकल? हाँ, जैसे एक बहुत तेज जहर वाले पेंट की जगह पानी पर आधारित पेंट का इस्तेमाल करना। तीसरा है इंजीनियरिंग नियंत्रण, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। ये सबसे दिलचस्प है। इसमें आप लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि आप माहौल को ही बदल देते हैं। अच्छा। जैसे बहुत शोर करने वाली मशीन के चारों ओर एक साउंड प्रूफ बॉक्स बना देना, या चलती हुई मशीन पर एक गार्ड लगा देना ताकि किसी का हाथ उसमें न जा सके। मतलब सिस्टम को ही ऐसा बना दो कि गलती करना मुश्किल हो जाए। हाँ, और इसके बाद आता है प्रशासनिक नियंत्रण, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। इसमें लोगों के काम करने का तरीका बदला जाता है, जैसे सुरक्षा की ट्रेनिंग देना या चेतावनी के साइन बोर्ड लगाना। और सबसे आखिर में सबसे नीचे आता है पीपीई। हाँ, सबसे नीचे और सबसे कम असरदार है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई। यानी हेलमेट, दस्ताने। जी, ये इसलिए सबसे कमजोर है क्योंकि ये खतरे को खत्म नहीं करता, सिर्फ इंसान को बचाने की एक आखिरी कोशिश करता है, और ये इंसानी गलती पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। सही बात है। अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना या ठीक से नहीं पहना तो ये पूरी तरह बेकार है। बिल्कुल। तो असली सुरक्षा उस खतरे को जड़ से उखाड़ फेंकने में है, जिसके लिए हेलमेट की जरूरत ही ना पड़े। इसी से जुड़ा एक और शब्द है गाइड में, लॉकआउट टैग आउट। ये क्या है? लॉकआउट टैग आउट इस पिरामिड का एक बेहतरीन व्यावहारिक उदाहरण है। ये एक सुरक्षा प्रक्रिया है जो तब इस्तेमाल होती है जब किसी खतरनाक मशीन की मरम्मत या सफाई करनी हो। अच्छा। इसे ऐसे समझिए जैसे घर पर कोई इलेक्ट्रिशियन फ्यूज बॉक्स पर काम कर रहा हो। वो सिर्फ मैं काम कर रहा हूं बोलकर नहीं छोड़ता, बल्कि मेन स्विच बंद करके उस पर एक ताला लगा देता है, लॉकआउट, और एक पर्ची टांग देता है, टैग आउट, ताकि कोई दूसरा आकर गलती से भी उसे चालू ना कर दे। ये इंजीनियरिंग और प्रशासनिक नियंत्रण का एक मिलादुला रूप है। तो हमारे पास पर्यावरण को बचाने के तरीके हैं, लोगों को सुरक्षित रखने के सिद्धांत हैं, लेकिन कोई भी कंपनी इन सब चीजों को एक साथ कैसे लाती है? ये सब सिर्फ कागज पर न रह जाए, इसके लिए क्या जरूरी है? यहीं पे EHS का S यानी सिस्टम काम आता है, और इसमें दो चीजें, सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और सुरक्षा संस्कृति, सेफ्टी कल्चर। सिस्टम और कल्चर। हाँ, सिस्टम जैसे ISO 45001 आपको एक ढांचा देता है, नीतियां और प्रक्रियाएं बताता है। ये एक तरह से शरीर का कंकाल है। लेकिन संस्कृति उस शरीर की आत्मा है। संस्कृति ये बताती है कि जब कोई देख नहीं रहा होता,
तब कर्मचारी असल में क्या करते हैं? तो आप कह रहे हैं कि दुनिया के सबसे अच्छे नियम भी बेकार है अगर लोगों का रवैया ठीक नहीं है। बिल्कुल। आप नियम बना सकते हैं कि सबको हेलमेट पहनना है, लेकिन संस्कृति तय करेगी कि लोग सुपरवाइजर के आने पर हेलमेट पहनते हैं या इसलिए पहनते हैं क्योंकि उन्हें वाकई अपनी सुरक्षा की परवाह है। तो इस संस्कृति को मापा कैसे जा सकता है? ये तो बहुत व्यक्तिपरक लगता है। यहीं पर गाइड एक और बहुत महत्वपूर्ण आइडिया सामने रखती है, लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर्स के बीच का फर्क। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि दुर्घटनाओं की गिनती करना, जो हम हमेशा से सुरक्षा को मापने का सबसे बड़ा पैमाना मानते आए हैं, असल में एक अधूरा तरीका है। अधूरा जरूर कहेंगे। लैगिंग इंडिकेटर्स वो हैं जो कुछ हो जाने के बाद के नतीजों को मापते हैं, जैसे पिछले महीने कितनी चोटें लगी, कितनी दुर्घटनाएं हुई। ये आपको सिर्फ ये बताते हैं कि आप अतीत में कितने असफल रहे। ये आईने में देखकर गाड़ी चलाने जैसा है। तो फिर लीडिंग इंडिकेटर्स क्या है? लीडिंग इंडिकेटर्स भविष्य के प्रदर्शन का अनुमान लगाने वाले सक्रिय उपाय हैं। ये भविष्य की तरफ देखते हैं। जैसे इस महीने कितने सुरक्षा प्रशिक्षण पूरे हुए, कर्मचारियों ने खुद से कितने खतरों की पहचान करके रिपोर्ट किया, कितनी सुरक्षा जांच की गई। ये सब चीजें दिखाती हैं कि आप दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कितने सक्रिय हैं। मतलब ये सिर्फ ये नहीं गिनता कि कितने लोग गिरे, बल्कि ये भी गिनता है कि हमने कितनी बार फर्श को गीला होने से पहले ही पहुंच दिया। बिल्कुल सही। एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति वाली कंपनी लैगिंग इंडिकेटर्स पर नजर तो रखती है, लेकिन उसका असली ध्यान लीडिंग इंडिकेटर्स पर होता है। वो अपनी सफलता को इस बात से नहीं मापती कि कितनी कम दुर्घटनाएं हुई, बल्कि इस बात से मापती है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कितने सक्रिय कदम उठाए गए। ये प्रतिक्रिया करने के बजाय सक्रिय होने की सोच है। एकदम। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो कुछ बहुत बड़ी बातें निकल कर आई हैं। EHS सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं है, बल्कि सोचने का एक तरीका है। हाँ, ये मानसिकता में बदलाव की बात है। हमने खतरे और जोखिम के बीच का वो जरूरी फर्क समझा, जहां शेर पिंजरे में है या बाहर, और हमने नियंत्रणों के पदानुक्रम को देखा, जिसने हमारी ये धारणाएं तोड़ दी कि सुरक्षा का मतलब PPE होता है। बिल्कुल। असल में वो तो आखिरी और सबसे कमजोर विकल्प है। बिल्कुल। और शायद जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो है लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स का आइडिया। असली सुरक्षा इस बात में नहीं है कि हम अपनी असफलताओं को गिने, बल्कि इस बात में है कि हम अपनी सफलताओं की तैयारी कैसे करते हैं। मतलब समस्याओं को होने से पहले ही रोकना। बिल्कुल। ये गाइड हमें सैकड़ों नियम और प्रक्रियाएं बता सकती है, लेकिन जो सवाल ये मेरे मन में छोड़ जाती है वो ज्यादा गहरा है। वो क्या है? सवाल ये है कि कोई भी संगठन केवल नियमों का पालन करने की स्थिति से आगे बढ़कर उस स्थिति तक कैसे पहुंचता है जहां हर एक व्यक्ति, CEO से लेकर सबसे नए ट्रेनी तक, सहज रूप से बिना किसी के कहे सुरक्षित और पर्यावरण के प्रति जागरूक विकल्प चुनता है। वो कौन सी लाइन है जहां अनुपालन, कंप्लायंस खत्म होता है और संस्कृति, कल्चर असल में शुरू होती है।